मई 2008 की एक उमस भरी रात थी। मुंबई के एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाले नीरज ग्रोवर अपनी गर्लफ्रेंड और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की घर शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे। लेकिन उस रात के बाद नीरज ग्रोवर को किसी ने नहीं देखा। कई दिन और हफ्ते बीत गए, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिली। नीरज को ढूंढने के लिए पूरे शहर में गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए गए, मगर कुछ पता ना चला। आखिरकार एक चंद सेकंड के कॉल ने नीरज ग्रोवर के गायब होने की गुत्थी को सुलझा दिया, लेकिन तब तक नीरज जिंदा नहीं था। इस केस में सबसे पहली गिरफ्तारी हुई नीरज की गर्लफ्रेंड मारिया की। इसके बाद जो सच सामने आया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है शक और पागलपन की हद तक पहुंचे प्यार की, जहां एक ही रात में 27 साल के नीरज ग्रोवर का शरीर 300 टुकड़ों में काट दिया गया। तो आइए आपको ले चलते हैं 2008 की उस खौफनाक रात में, जब प्यार का चेहरा खून से रंगा गया था। मुंबई, इस शहर का नाम सुनते ही आंखों में सपनों की चमक आ जाती है। हजारों लोग रोज यहाँ आते हैं, कुछ बॉलीवुड स्टार बनने और कुछ पैसा कमाने। नीरज ग्रोवर भी उन्हीं में से एक था। कानपुर का रहने वाला एक स्मार्ट, हैंडसम और मिलनसार लड़का, जिसने अपनी मेहनत के बल पर मुंबई की टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाई थी। साल 2008 में नीरज एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स में काम कर रहे थे और उन दिनों कई बड़े टीवी शोज का हिस्सा थे। इसी शहर में एक और चेहरा था, मारिया सुसाईराज। मारिया कर्नाटक के मैसूर सिटी के एक क्रिश्चियन परिवार की लड़की थी। बचपन से ही मारिया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन मारिया का परिवार इसके खिलाफ था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मारिया ने अपना घर छोड़ दिया और बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। बेंगलुरु शिफ्ट होने के बाद मारिया ने कन्नड़ फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने शुरू किए और कुछ कन्नड़ फिल्मों के ऑडिशन भी दिए। साल 2002 में मारिया को कन्नड़ सिनेमा में एक बड़ा ब्रेक मिला। 2002 में आई कन्नड़ फिल्म जूट में उसने बतौर लीड काम किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद मारिया को कन्नड़ सिनेमा में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन उसे पूरे भारत में अपनी पहचान बनानी थी। इसके बाद मारिया ने बेंगलुरु से मुंबई आना जाना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वो हिंदी फिल्म और टीवी शोज के ऑडिशन देती थी, लेकिन कन्नड़ एक्सेंट की वजह से मारिया के ऑडिशन रिजेक्ट हो जाते थे। स्ट्रगल और रिजेक्शन के बाद वो लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन किस्मत ने उसका रास्ता नीरज से मिला दिया। साल 2008 में नीरज ग्रोवर बालाजी टेलीफिल्म्स के एक शो का ऑडिशन ले रहे थे। ऑडिशन के दौरान नीरज की मुलाकात मारिया से हुई। इसके बाद नीरज और मारिया ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और फिर दोनों की बात होने लगी। मारिया ने नीरज को बताया कि उसकी मुंबई में कोई जान पहचान नहीं है, जिससे उसे काम नहीं मिल रहा है। चूंकि नीरज का नेचर था सबकी मदद करना, ऊपर से उसकी मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में अच्छी पकड़ भी थी, इसलिए उसने मारिया को भरोसा दिलाया कि वो उसकी पूरी मदद करेगा ताकि उसे फिल्म और टीवी शोज में काम मिल जाए। इसके बाद मारिया जब भी बेंगलुरु से मुंबई ऑडिशन के लिए आती थी, नीरज से जरूर मिलती थी। समय के साथ नीरज और मारिया की दोस्ती गहरी हो गई और इसी दौरान मारिया ने बेंगलुरु छोड़कर मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तब नीरज ने उसे अपने घर में जगह दी। इसी बीच नीरज और मारिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन उनका यह रिश्ता किसी और को रास नहीं आ रहा था और वो था मारिया का बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू। दरअसल मैथ्यू और मारिया एक दूसरे को बचपन से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। मैथ्यू इंडियन नेवी में ऑफिसर था और उन दिनों कोच्चि में पोस्टेड था। एक तरफ मारिया ने नीरज को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि पहले से ही उसका एक बॉयफ्रेंड है, शायद इसलिए क्योंकि वो नीरज के जरिए बड़ी हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब भी मारिया अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू से फोन पर बात करती थी तो नीरज का जिक्र होने पर बस यही कहती थी कि वो और नीरज एक अच्छे दोस्त हैं। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी, क्योंकि मारिया का बॉयफ्रेंड उसे लेकर बेहद पॉजिटिव था। नीरज और मारिया की नजदीकी उसे चुभ रही थी, उसके मन में शक की दीवारें बन चुकी थी। मैथ्यू नहीं चाहता था कि मारिया नीरज के साथ उसके फ्लैट पर रहे। करीब एक हफ्ते तक नीरज के साथ उसके फ्लैट में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज सॉलिटियर अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया।
7 मई 2008 नीरज का फ्लैट छोड़कर मारिया को दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि मारिया को नए घर में शिफ्टिंग में मदद करने के लिए वो उसके फ्लैट पर जा रहा है, और ये बोलकर वो रात करीब 10 बजे घर से निकल गया। अगली सुबह नीरज के एक दोस्त ने उसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल मारिया ने रिसीव किया। मारिया ने नीरज के दोस्त को बताया कि रात 1:30 बजे ही नीरज उसके घर से निकल चुका था और हड़बड़ी में अपना फोन उसके फ्लैट पर ही भूल गया। काफी टाइम बीतने के बाद भी जब नीरज का कहीं कुछ पता ना चला, तब नीरज के दोस्त और मारिया ने मलाड पुलिस स्टेशन में नीरज के गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने नीरज का फोन अपने कब्जे में ले लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद नीरज के परिवार वाले भी कानपुर से मुंबई आ गए। देखते ही देखते हफ्ते बीत गए, लेकिन नीरज का कहीं कुछ पता ना चला। नीरज के घर वालों ने पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवाए, लेकिन इससे भी कोई फायदा ना हुआ। जब नीरज का कहीं कुछ पता ना चला, तब पुलिस को मारिया पर शक हुआ, क्योंकि आखिरी बार नीरज उसी के साथ था। मारिया को पता चले बिना ही पुलिस ने उसके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, तब चौंकाने वाली बात पता चली। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि 8 मई से 20 मई के बीच मारिया और उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू के बीच 1000 से भी ज्यादा बार कॉल हुए थे, और ये कोई आम बात नहीं थी। कॉल रिकॉर्ड से एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि जिस दिन नीरज गायब हुआ था, उस दिन मारिया के बॉयफ्रेंड के फोन की लोकेशन मुंबई में थी। इसका मतलब उस दिन मारिया का बॉयफ्रेंड मुंबई में ही था। इसके बाद जब पुलिस ने मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की, तब उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 8 मई की शाम को मारिया और उसका बॉयफ्रेंड एक बड़े बैग में कुछ भारी सामान ले जाते दिखे थे। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद पुलिस ने मारिया और उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में मारिया और मैथ्यू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर मारिया टूट गई, और इसके बाद जो उसने सच्चाई बताई, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मारिया ने कबूल किया कि 8 मई 2008 को उसके फ्लैट पर नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी। मारिया ने बताया कि 7 मई 2008 की रात उसने नीरज को अपने फ्लैट पर शिफ्टिंग में उसकी मदद करने के लिए बुलाया था। नीरज के आने के बाद दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे कि तभी मारिया के बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया। जब मारिया अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी, तब मारिया के बॉयफ्रेंड ने फोन पर नीरज की आवाज सुनी, और आवाज सुनते ही वो भड़क गया। मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि वो दोस्त होने के नाते सिर्फ उसकी मदद करने आया है, डिनर करने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। मारिया के समझाने के बाद भी मैथ्यू का गुस्सा शांत नहीं हुआ, और बिना मारिया को बताए उसी समय उसने कोच्चि से मुंबई की सुबह की पहली फ्लाइट बुक की और अगली सुबह मुंबई पहुंच गया। अगले दिन 8 मई की सुबह मारिया के फ्लैट की डोरबेल बार बार बज रही थी। तब मारिया ने दरवाजा खोला तो सामने अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू को देखकर वो डर गई, क्योंकि उस समय नीरज उसके घर पर ही था। मैथ्यू धड़धड़ाते हुए फ्लैट के अंदर घुस आया, और जैसे ही वो बेडरूम में गया, देखा कि नीरज बेडरूम में सो रहा था। नीरज को देखते ही मैथ्यू का खून खौल उठा और उसने नीरज को पीटना शुरू कर दिया। मैथ्यू के सर पर खून सवार था। वो किचन से चाकू लेकर आया और बड़ी बेरहमी से नीरज की हत्या कर दी। मैथ्यू के कपड़े खून से सन चुके थे, कमरे में हर तरफ खून के छींटे थे। नीरज की हत्या के बाद मारिया ने मैथ्यू के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई की, खून को साफ किया, चादर और पर्दों को बदल दिया। इसके बाद दोनों नजदीकी शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदे। घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए। इसके बाद मारिया ने अपनी एक फ्रेंड से कुछ जरूरी काम का बहाना बनाकर गाड़ी मांगी। फिर शाम करीब 4 बजे मारिया और मैथ्यू लाश के टुकड़ों से भरा बैग गाड़ी में डाला और मुंबई से दूर आमगांव हाईवे की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्होंने पेट्रोल खरीदा और एक सुनसान जगह देखकर बैग को गाड़ी से बाहर निकाला और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया, ताकि किसी को नीरज के बारे में कभी कुछ पता ना चले।
जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब सबको उम्मीद थी कि मारिया और उसके बॉयफ्रेंड को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने सबको निराश कर दिया। दरअसल मैथ्यू ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि उसने क्राइम ऑफ पैशन में नीरज को मारा था। क्राइम ऑफ पैशन का मतलब है जब कोई जुर्म आवेश में आकर किया गया हो, जिसकी पहले से ना तो कोई प्लानिंग की गई हो और ना ही कोई साजिश। साल 2011 में कोर्ट ने मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि मारिया को सबूत छिपाने और हत्या में भागीदार होने के आरोप में सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई। मारिया को महज 3 साल की सजा होने के खिलाफ नीरज की फैमिली और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग इसके विरोध में उतरे और मारिया की सजा बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला। सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद ही मारिया को मुंबई की बायकुला जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि 2008 में अरेस्ट होने के बाद से लेकर वो 3 साल तक जेल में ही थी। और इस तरह मारिया सुसाइराज ने देश भर में पहचान तो बनाई, लेकिन एक्टिंग के दम पर नहीं, बल्कि नीरज ग्रोवर हत्याकांड की वजह से। आज भी ये केस लोगों के दिल में सवाल छोड़ जाता है कि क्या प्यार में शक इतना खतरनाक हो सकता है? क्या इंसान सिर्फ एक पल की जलन में इंसानियत खो सकता है? और सबसे अहम बात, क्या नीरज ग्रोवर की जान की कीमत सिर्फ 10 साल की जेल है? क्राइम की ये सच्ची कहानी आप सुन रहे थे शाहबाज के साथ, आपका कहानी वाला दोस्त। इस केस को लेकर आपकी जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें।